नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर एपीएसओ4 लिक्विड विच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जो क्लाइंट है उसको ऑर्डर किया गया है एपीएसओ4 लिक्विड, एपीएसओ4 लिक्विड, लिक्विड फॉर्म के अंदर एपीएसओ4, एपीएसओ4 जो है वो आयरन को ही बोला जाता है। तो आयरन को लिक्विड फॉर्म में मरीज को ऑर्डर किया गया है। विच मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेस्ट, इस दवाई को एडमिनिस्टर करने का कौन सा बेस्ट मेथड है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा बेस्ट तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है आप एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन विद मिल्क, सेकंड है एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन विद मील, थर्ड ऑप्शन है एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन विद ऑरेंज जूस और लास्ट वन है एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन अनडाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सा बेस्ट मेथड है इस दवाई को एडमिनिस्टर करने का? विद मिल्क, विद मील, विद ऑरेंज जूस और अनडाइल्यूटेड। आयरन जो होता है, आयरन उसको हमेशा एडमिनिस्टर किया जाता है। आयरन जो होता है उसको हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है एसिड के साथ में, है ना, एसिड के साथ में। और यहाँ पे चारों ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया है। ऑरेंज जूस के साथ में इस दवाई को देंगे। ऑरेंज जूस जो होता है इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है एसिड, है ना। एसिड जो होता है वो आयरन का क्या कराता है? एब्जॉर्प्शन कराता है। और विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। ऑप्शन ए में मिल्क और ऑप्शन बी में मील दिया हुआ है, ये दोनों ही आयरन के एब्जॉर्प्शन के साथ में इंटरफेयर करते हैं। तो ये अगर इनके साथ में आप आयरन देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है कि जो आप आयरन देंगे वो अनडाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर देंगे। तो अगर आप इस मेडिकेशन को अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देंगे तो इसका टेस्ट जो होता है वो बहुत बैड होता है, बैड टेस्ट, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म का आयरन है, एपीएसओ4 फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो अगर आप उसको अनडाइल्यूटेड फॉर्म में देते हैं तो एक बैड टेस्ट वहां पे आपको मिलेगा। आप उसको मिल्क और मील के साथ में देखें तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। इसलिए ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि आप इसको ऑरेंज जूस के साथ में देंगे। जब आप इसको ऑरेंज जूस के साथ में देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और आयरन बॉडी में यूज भी अच्छे से आता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू एडमिनिस्टर द आयरन मेडिकेशन विद ऑरेंज जूस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने ठीक से पहचाना है आयरन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसलिए आयरन का इंटेक सही अमाउंट में लेना जरूरी है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। द क्लाइंट अराइव इन द इमरजेंसी रूम विद हाइफेमा। जो जो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है वो हाइफेमा। विच एक्शन बाय द नर्स वुड बी बेस्ट, कौन सा एक्शन जो है वो बेस्ट होगा? हाइफेमा का मरीज है, इमरजेंसी के अंदर आया, कौन सा एक्शन बेस्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड एंड अप्लाई आइस टू द आई। हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करेंगे, आई पे आइस अप्लाई करेंगे। दूसरा, प्लेस द क्लाइंट इन ए सुपाइन पोजीशन एंड अप्लाई हीट टू द नी। सुपाइन पोजीशन में लेटा के घुटने के ऊपर हीट का एप्लीकेशन करेंगे। तीसरा, इंसर्ट फोलिस कैथेटर एंड मेजर द इनटेक एंड आउटपुट। फोलिस कैथेटर लगा के इनटेक आउटपुट को मेजर करेंगे। और लास्ट वन है परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जाम एंड चेक फॉर डिस्चार्ज। वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे और डिस्चार्ज के लिए चेक करेंगे। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको हाइफेमा का मतलब पता है तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। हाइफेमा, व्हाट इज द हाइफेमा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया, पर हाइफेमा का क्या मतलब होता है फटाफट से कमेंट करिएगा। व्हाट इज हाइफेमा? हाइफेमा, हाइपेमा, बेसिकली हाइपेमा का मतलब होता है ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई एंड अराउंड द आई।
है ना। आई का जो एंटीरियर चैम्बर है, उस एंटीरियर चैम्बर के अंदर ब्लड का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हाइपेमा, एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। तो इसका मतलब हाइपेमा आई की एक बीमारी है कि नहीं है? मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, ब्लड इन एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई एंड अराउंड द आई। तो अगर किसी मरीज के आई के अंदर ब्लड इकट्ठा एंटीरियर चैम्बर में, तो डेफिनेटली वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एक, हम एलिवेट करेंगे हेड ऑफ द बेड एंड अप्लाई करेंगे आई के आसपास, आइस एप्लीकेशन करेंगे, जिससे जो है वहां पे ब्लीडिंग जो है वो कम होनी शुरू हो जाए। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, एक में घुटने की प्रॉब्लम बता रहे हैं, एक में फॉलिस कैथेटर लगा रहे हैं, एक में वेजाइनल एग्जाम करा रहे हैं, जिसका संबंध हाइपेमा से नहीं है, क्योंकि हाइपेमा का मतलब ये नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल अनरिलीवेंट ऑप्शंस है। अगर आपको हाइपेमा का मतलब पता है तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर राइट, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया। Which of the following is the best indicator of the diagnosis of HIV? HIV को डायग्नोसिस करने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल, सबसे अच्छा टेस्ट, बेस्ट इंडिकेटर बोलो, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल बोलो, सबसे डेफिनेटिव टेस्ट बोलो, डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलो, वो कौन सा है? व्हाइट ब्लड सेल काउंट, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, कंप्लीट ब्लड काउंट। कौन सा टेस्ट जो है वो डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल या टेस्ट है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ HIV? व्हाइट ब्लड सेल काउंट, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट और कंप्लीट ब्लड काउंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। जो मोस्ट डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल है HIV को डायग्नोस करने का, वो है वेस्टर्न ब्लॉट। बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेस्टर्न ब्लॉट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस, है ना। ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है उसका बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। WBC काउंट जो है, ब्लड सेल काउंट, जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये कभी भी बेस्ट इंडिकेटर नहीं है। हालांकि इससे ब्लड सेल के काउंट्स जरूर पता चलते हैं, पर ये HIV का डायग्नोस्टिक तरीका ये नहीं है। व्हाइट ब्लड काउंट जो है वो अगर 3,500 से, अगर इसका वैल्यू जो है वो 3,500 से कम है ना, 3,500 से कम है, तो डेफिनेटली आपको जो है HIV का टेस्ट कराने के लिए जाना चाहिए। लेकिन ये बेस्ट इंडिकेटर खुद नहीं है। एलाइजा टेस्ट जो है, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है ना। ये बेस्ट टूल तो नहीं है, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, लेकिन स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग जो एग्जामिनेशन है वो एलाइजा से किया जाता है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ HIV। और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि जो है इसी का एक WBC, इसी का एक टाइप है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हीमोग्राम हम कहते हैं। ये भी स्पेसिफिक नहीं है। तो A, B और D यहाँ पे खोटे जवाब है, C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टूल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर जेंटामाइसिन, क्या दवाई ऑर्डर की गई है? जेंटामाइसिन, टू बी एडमिनिस्टर्ड। Which lab result should be reported to the doctor before beginning the medication? दवाई को शुरू करने से पहले, जेंटामाइसिन दवाई जो है उसको शुरू करने से पहले कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन जो है रिपोर्ट करेंगे डॉक्टर को? इस दवाई को शुरू करने से पहले कौन सा लैब रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट करना होता है ये दवाई को शुरू करने से पहले? हिमेटोक्रिट, क्रिएटिनिन, WBC काउंट, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, और एरिथ्रोसाइट काउंट। एरिथ्रोसाइट RBC के लिए होता है। तो RBC रिपोर्ट करेंगे, WBC रिपोर्ट करेंगे, क्रिएटिनिन करेंगे या हिमेटोक्रिट करेंगे? दवाई का नाम है जेंटामाइसिन। दवाई है एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की, एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ग्रुप की। एमाइनो ग्लाइकोसाइड जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप की दवाई जो होती है, जितनी भी दवाई है एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की, वो दवाई जो है वो दो प्रॉब्लम करती है ना। ये जो ड्रग्स है एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की, इसमें जेंटामाइसिन, एमिकासिन, नियोमाइसिन, है ना, जितने भी ये दवाई आती है इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है ज्यादातर, इनकी दवाइयों के दो इंपॉर्टेंट टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। और इनके टॉक्सिक इफेक्ट होती है कि दवाई एक तो नेफ्रोटॉक्सिक होती है और एक ऑटोटॉक्सिक होती है। नेफ्रो और ऑटो, है ना, ये दवाई जो होती है एक तो नेफ्रोटॉक्सिक होती है और दूसरा ये दवाई जो होती है वो ऑटोटॉक्सिक होती है। मतलब ये ऑडिटरी नर्व को इंजुरी करती है और किडनी को इंजुरी करती है। जब इस दवाई से नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगी, किडनी की इंजरी होगी, तो किडनी का सबसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो क्रिएटिनिन होता है। किडनी का
सबसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो क्रेटिनिन होता है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी, क्रेटिनिन, जो किडनी का सबसे स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो जेंटामाइसिन दवाई आप अगर किसी मरीज को दे रहे हैं तो आपको क्या असेस करना होता है, क्रेटिनिन को आपको वहां पे असेस करना पड़ेगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हिमेटोक्रिट जो है वो कंसिडर्ड नहीं करते हैं यहाँ पे, इससे संबंधित हिमेटोक्रिट की वैल्यू असेस की जाती है ज्यादातर जब एरिथ्रोपोइटिन किसको चलता है ना, सीकेडी का मरीज होता है, एरिथ्रोपोइटिन चलता है तो हिमेटोक्रिट की वैल्यू चेक करके एरिथ्रोपोइटिन देना या नहीं देना ये डिसाइड किया जाता है। डब्ल्यूबीसी काउंट और आरबीसी काउंट का संबंध जेंटामाइसिन देने से नहीं है, क्योंकि ये इन ब्लड सेल को अफेक्ट नहीं करता है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। दोनों चीजें याद रखनी है, नेप्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी, एमाइनो ग्लूकोसाइड ग्रुप। बहुत बढ़िया, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। When the nurse is caring for the client with a mastectomy is the removal of breast के removal वाले मरीज को केयर दे रहे हैं। Which action would be contraindicated? कौन सा एक्शन जो है वो contraindicated है? मरीज जो है वो मास्टेक्टमी का है, आप उसको केयर दे रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा एक्शन contraindicated रहेगा। पहला है टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ द मास्टेक्टमी, जिस साइड मास्टेक्टोमी हुआ है उधर से बीपी लेना। दूसरा है एलिवेटिंग द आर्म ऑन द साइड ऑफ द मास्टेक्टोमी, जिस साइड का मास्टेक्टोमी हुआ है उस तरह का आर्म जो है उसको एलिवेट करके रखना। तीसरा है पोजिशनिंग द क्लाइंट ऑन द अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड की तरफ मरीज को पोजीशन देना। और लास्ट है परफॉर्मिंग ए डेक्स्ट्रो स्टिक ऑन द अनअफेक्टेड साइड, अनअफेक्टेड साइड की तरफ शुगर टेस्ट करना, जो परफॉर्म करना। कौन सा एक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? देखिएगा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है। देखिएगा कंसेप्ट क्या है, मास्टेक्टोमी करते हैं, ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं, तो जिस साइड की मास्टेक्टोमी की गई है, मतलब जिस साइड के ब्रेस्ट को रिमूव किया गया है उस साइड की तरफ किसी भी तरीके का वेनी पंचर, किसी भी तरह का ब्लड प्रेशर लेना, ये सारी चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। मतलब सेम साइड में आपको कुछ नहीं करना है। तो ए ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है टेकिंग द ब्लड प्रेशर इन द साइड ऑफ द मास्टेक्टोमी, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बिल्कुल, है ना, ये आप नहीं कर सकते। सेम साइड की तरफ वेनी पंचर करना, ब्लड प्रेशर लेना, ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जिस साइड में मास्टेक्टोमी हुई है उसको एलिवेट करके रखना, ये करना है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ये इंडिकेटेड है। क्योंकि आप एलिवेट करके रखेंगे तो उस तरफ के हैंड के अंदर एडिमा नहीं आएगा, तो एलिवेट करके रखना होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अनअफेक्टेड साइड की तरफ पोजीशन देना होता है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अनअफेक्टेड साइड की तरफ से ही ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। अनअफेक्टेड साइड से ही सारे जो जितने भी मरीज के वेनी पंचर करने होते हैं, ब्लड प्रेशर लेना होता है, सारा अनअफेक्टेड साइड से ही करना होता है, अफेक्टेड साइड से नहीं करना होता है। तो सी, डी और बी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, ये तीनों ही एक्शन इंडिकेटेड है। ये तीनों ही एक्शन आप कैरिड आउट कर सकते हो जिस मरीज का मास्टेक्टमी हुआ है। लेकिन ए ऑप्शन यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि आप जिस साइड से मास्टेक्टोमी हुआ है उधर से ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते। बहुत ही बढ़िया, तो ए इज द करेक्ट वन, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो क्वेश्चन इज व्हेन वी असेसिंग द एब्डोमेन, जब आप एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं, किसी भी पेशेंट का एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं, वी नो द बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द असेसमेंट, क्या सीक्वेंस रहेगी, बेस्ट सीक्वेंस टू परफॉर्म द असेसमेंट, असेसमेंट को परफॉर्म करने की सबसे बेस्ट सीक्वेंस क्या है जब आप एब्डोमेन का असेसमेंट करने जा रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन। सेकंड ऑप्शन है अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन। थर्ड ऑप्शन है पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन। लास्ट ऑप्शन है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बेस्ट सीक्वेंस क्या है परफॉर्म करने का असेसमेंट, और किसका असेसमेंट कर रहे हैं, एब्डोमेन का? कौन सी बेस्ट सीक्वेंस है? इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन एंड इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, अस्कल्टेशन। एब्डोमेन का सबसे बेस्ट सीक्वेंस, देखिएगा एब्डोमेन के असेसमेंट के अंदर और किसी भी एरिया के असेसमेंट के अंदर मतलब आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इंस्पेक्शन में आप किसी भी ऑर्गन को टच नहीं करते हैं, तो किसी भी सीक्वेंस में सबसे पहला तरीका जो रहता है, सबसे पहला नंबर जो लगता है वो इंस्पेक्शन का ही लगता है। वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। इंस्पेक्शन के बाद में अब्डोमेन के असेसमेंट के दौरान जो है आपको ऑस्कल्टेशन करना होता है ना। ऑस्कल्टेशन मतलब हार्ट साउंड विद स्टेथोस्कोप, क्योंकि अगर आप वहां पे पाल्पेशन करते हैं या परकशन करते हैं तो जो एब्डोमेन के एक्चुअल साउंड है वो डिसअपियर हो जाते हैं।
तो सबसे पहला नंबर तो इंस्पेक्शन का ही लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको क्या करना है, डायरेक्टली अस्कल्टेट करना है ना, डायरेक्ट अस्कल्टेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। अस्कल्टेशन करने के बाद में परकशन करते हैं जो ऑप्शन में नहीं है, और फिर हम लास्ट में पाल्पेशन करते हैं। तो इंस्पेक्शन फर्स्ट, अस्कल्टेशन सेकंड, परकशन थर्ड एंड पाल्पेशन लास्ट। तो ये सीक्वेंस रहती है एब्डोमेन को असेसमेंट की के परफॉर्मेंस की। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, when a client is newly diagnosed with a juvenile onset of diabetes, न्यूली डायग्नोस पेशेंट है जिसकी जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज हुई है। जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज जो होती है वो ज्यादातर उन मरीजों में जिनको होती है उनको ज्यादातर जो है स्मॉल एज के अंदर, छोटी अवस्था के अंदर, चाइल्डहुड लाइफ से ही उनको डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है। उसको जुवेनाइल ऑनसेट ऑफ डायबिटीज के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी डायबिटीज की जो ऑनसेट है वो जुवेनाइल है ना। तो क्वेश्चन ने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए प्रायोरिटी, कौन सी डायग्नोसिस आपका प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा, है ना। जब जुवेनाइल डायबिटीज हो गई है किसी को तो कौन सा आपका एक्शन प्रायोरिटी के ऊपर रहेगा, एंजाइटी, पेन, नॉलेज डेफिसिट, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस। डायग्नोस हुई है डायबिटीज जुवेनाइल एज के अंदर, कौन सा एक्शन प्रायोरिटी पे रहेगा, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस आपका प्रायोरिटी के ऊपर सेट होगा, एंजाइटी, पेन, नॉलेज डेफिसिट, अल्टर्ड थॉट प्रोसेस। जुवेनाइल जो है वो चाइल्डहुड लाइफ में डायबिटीज की ऑनसेट होती है। चाइल्डहुड लाइफ का जो बेबी होते हैं उनको, और आइदर एडल्ट में भी, हमेशा इस तरह की डायबिटीज जो होती है उसका न तो नॉलेज जो होता है वो फैमिली मेंबर्स को रहते हैं, न पेशेंट इटसेल्फ को रहता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो रहेगा यहाँ पे सी। डायबिटीज का संबंध जो है वो पेन या एंजाइटी से नहीं होता है। नॉलेज डेफिसिट सबसे पहला और सबसे प्रायोरिटी डायग्नोसिस यहाँ पे रहेगा, और नॉलेज इंप्रूव करके ही, डायबिटीज के बारे में नॉलेज इंप्रूव करके ही हम पेशेंट जो है उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ज्यादातर जुवेनाइल डायबिटीज के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर जो है कॉम्प्लिकेशन लेके आते हैं, डायबिटीज, कीटो एसिडोसिस और इस तरीके का। तो उन मरीजों में हमें नॉलेज इंप्रूव करना है फैमिली मेंबर्स के अंदर, बच्चों के अंदर, जिससे क्या होता है कि उनको भी पता चले कि एक्चुअली में डायबिटीज क्या होता है, और डायबिटीज को किस तरीके का उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है और कैसे उसको ठीक किया जाता है। तो नॉलेज डेफिसिट यहाँ से सबसे पहला प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस रहता है। और एंजाइटी, पेन और अल्टर्ड थॉट प्रोसेस जो है उसका संबंध जुवेनाइल डायबिटीज से नहीं है। ये तीनों ही आंसर जो है खोटे हैं, ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नॉलेज डेफिसिट, सी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट वन। when a nurse understand that the diagnosis of oral cancer is confirmed by, है ना, क्या समझेंगे आप कि जो ओरल कैंसर है उसका डायग्नोसिस कैसे कंफर्म करते हैं। अगर किसी मरीज को ओरल कैंसर हो गया है तो कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या रहेगा, ओरल कैंसर का बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल क्या रहेगा, ओरल कैंसर का बायोप्सी, ग्राम स्टैन, स्क्रैप साइटोलॉजी, ओरल वाशिंग फॉर साइटोलॉजी। इजी क्वेश्चन है, 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए, और जिस तरीके से आपके कमेंट जो है वो 100% करेक्ट आंसर की तरफ ही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। यस, इट्स ए बायोप्सी। कैंसर का ऑलवेज कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टूल, बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल हमेशा क्या रहता है, बायोप्सी रहता है। दूसरे असेसमेंट जो होते हैं उसमें लिम्फ नोड जो है उसको हम चेक करते हैं, है ना। कुछ अदर असेसमेंट में लिम्फ नोड जो है उसको चेक किया जाता है। बी, सी और डी जो है तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये कंफर्म नहीं करते हैं ओरल कैंसर को। सो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए, बायोप्सी इज द कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ओरल कैंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। Question है, the nurse is assisting in the care of a patient who is 2 days post-operative from a hemorrhoidectomy. Hemorrhoidectomy is the removal of piles. मरीज जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में 2 दिन पहले उसका ये ऑपरेशन हुआ था, 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में। द नर्स वुड बी करेक्ट इन इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू, क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, 2 दिन हो गए हैं, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है हेमरोइडेक्टमी का, क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को, क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट है, अवॉइड ए हाई फाइबर डाइट बिकॉज दिस कैन हेस्टन द हीलिंग टाइम।
दूसरा है कंटिन्यू टू यूज आइस पैक अंटिल डिस्चार्ज एंड देन व्हेन एट होम। थर्ड है टेक 200 मिलीग्राम ऑफ कोलेस बीआईडी टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अगला है यूज ए सीड्स बाथ आफ्टर ईच बोवल मूवमेंट टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। हेमरोइडेक्टमी का मरीज है, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन के अंदर है, करेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा पेशेंट को नर्स के द्वारा? हेमरोइडेक्टमी। हाई फाइबर डाइट जो है उसको अवॉइड करें क्योंकि हीलिंग को हैस्टन करेगी, ये पहला ऑप्शन है। तो डेफिनेटली ये खोटा जवाब है क्योंकि हेमरोइडेक्टमी करने के बाद में मरीज को कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है तो आपको जो फूड है उसमें हाई फाइबर फूड ही देने होते हैं, उसको अवॉइड नहीं करना होता है। क्योंकि हाई फाइबर फूड से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो मरीज की हीलिंग अच्छी होगी, हैस्टन नहीं होगी। तो ये तो खोटा जवाब है। कंटिन्यू यूज आइस पैक अंटिल डिस्चार्ज एंड देन एट होम। तो आइस पैक जो होता है वो इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी जो है उसका थोड़ा बहुत रोल है, जस्ट आफ्टर सर्जरी। उसके बाद में आइस पैक का कोई रोल नहीं है, तो उसका कंटिन्यू यूज करना बेकार है। इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी थोड़ा बहुत स्वेलिंग जो है उसको होने से रोकने में मदद करते हैं आइस पैक। टेक 200 mg ऑफ कोलेस बिट टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये सी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टूल सॉफ्टनर जो है वो ऑर्डर किए जाते हैं फिजिशियन के द्वारा, तो ये नहीं लेना होता है। मतलब जो भी स्टूल सॉफ्टनर लिखा हुआ है वो आपको लेना है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मरीज जो है उसको वो यूज करेगा सिड्स बाथ आफ्टर ईच बाउल मूवमेंट, हर बाउल मूवमेंट के बाद में, ताकि उसकी क्लीनलीनेस और कंफर्ट जो है वो प्रमोट होए और उससे हीलिंग जो है वो प्रमोट होएगी। तो सिड्स बाथ जो होती है वो हेल्प करता है पेन को कम करने में, स्वेलिंग को कम करने में, जो हेमरोइडेक्टमी के बाद में मरीज को नॉर्मली होती है। तो जिससे मरीज जो है उसको कंफर्टनेस होगा, पेन कम होगा और उसका हीलिंग का प्रोसेस जो है वो अच्छा होगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? डी, यूज एसिड्स बाथ आफ्टर ईच बॉल मूवमेंट टू प्रमोट क्लीनलीनेस एंड कंफर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं कितना सारथीपन दिखाते हैं आप, कितने लोगों तक अप्रोच करते हैं, ताकि हम किसी एक आदमी के मदद का कारण बनेंगे तो उसका भविष्य जो है एक जो है उज्जवल भविष्य की तरफ उसका जो कैरियर है वो बढ़ेगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैव ए वेरी नाइस डे।